गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ नव भारत पर वक्त हो गया फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो सुबह 6:50 यानी वो वक्त जब हर रोज हम आपके लिए आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर आए हैं जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज नोएडा के मेघदूतम पार्क से देश दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां आज एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंचेगी, वहां लोगों से बातचीत करेगी, चश्मदीदों के बयान देगी, रिपोर्ट बनाएगी और खासकर के महिलाओं के साथ में एनसीडब्ल्यू की टीम बातचीत करती हुई नजर आने वाली है। मुर्शिदाबाद के साथ साथ में मालदा का भी दौरा करेगी, जहां पर राहत शिविर कैंप्स में महिलाएं रह रही हैं, उनके साथ में बातचीत करती हुई एनसीडब्ल्यू की टीम आज नजर आने वाली है। तो महिला आयोग के अलावा मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंचने वाली है। एनएचआरसी की टीम भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाएगी और वहां जिस तरह के हालात बने थे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी मुर्शिदाबाद से, साथ साथ में दक्षिण 24 परगना से, और उन्हीं इलाकों में जाकर आज एनसीडब्ल्यू की टीम बातचीत करती हुई नजर आने वाली है। तो एनसीडब्ल्यू ने सख्त रुख अपनाया क्योंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आई थी। साथ ही साथ हिंदू समुदायों के घरों और मकानों को जैसे टारगेट किया गया था। मानवाधिकार आयोग की टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। কিন্তু চলে গিয়ে সব বাড়ি ঘর ছেড়ে। খুব খারাপ খুব পরিস্থিতি খারাপ, প্রচুর পরিস্থিতি খারাপ। কি করে जान बचाते हो तो सब लोग मान सब बगल যখন। यहाँ पर अगर मुस्लिम का दुकान है नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे अगर हिंदू का दुकान है उसके बगल में ही उसको लूटो। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच से जान बचाकर निकले सैकड़ों परिवार राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हिंदुओं के दिलों में इतना खौफ है कि वो अपने ही घरों को नहीं लौट पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है, हिंदुओं को आखिर उनके घरों को छोड़कर पलायन क्यों करना पड़ा, ये सच्चाई पता करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज मुर्शिदाबाद जा रही है। भी उस क्षेत्र का दौरा करना है, क्षेत्र का दौरा होने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, पर अभी तो हम उन सभी महिलाओं को जो डरी हुई है उनको धैर्य देने के लिए यहाँ पे आए हैं और प्रत्यक्ष रूप में जब जाएंगे तो उनके साथ बात करेंगे तभी चीजें सामने आ जाएगी। टीम हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। तो वहीं हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले के पीड़ितों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद से गुरुवार को राजभवन जाकर मुलाकात की और क्षेत्र में स्थायी बीएसएफ शिविर की मांग की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो बहुत जल्द ही मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्र और मालदा में हिंदू शरणार्थियों के कैंप का दौरा करेंगे। I intend to visit Murshidabad as soon as possible. I will be leaving by the earliest train and will reach not only Murshidabad but also Malda, because the displaced persons from Murshidabad, most of them are camping in Malda, so I will visit both places. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफ दावा कर रही हैं कि मुर्शिदाबाद में हालात अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्यपाल से फिलहाल मुर्शिदाबाद का दौरा टालने को भी कह रही है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल हालात तनावपूर्ण लगातार बने हुए, खास करके मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए, वहां पर हमारी टीम मौजूद रही और जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। हमारी टीम नव भारत की टीम मुर्शिदाबाद के धूलियान पहुंची, जहां पर बेदबोना गांव में अभी भी हिंसा के निशान मौजूद हैं। सोचे जो हिंदू परिवार थे उनको चुन चुनकर टारगेट किया गया, उनके दुकानों को जला दिया गया, उनके घर से सामान अंदर जाकर लूट लिए गए, घर को तहस नहस कर दिया गया। हालात इतने ज्यादा वहां बुरे हैं, हिंदू डरे सहमे हैं और पलायन को मजबूर हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान के बेदबुना गांव में हम मौजूद हैं। ये वही बेदबुना गांव है जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और फिर लोग यहां से पलायन करके वापस जो है वो मालदा की तरफ चले गए थे। परलारपुर हाई स्कूल में उन्होंने शरण लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या सिचुएशन थे जब लोग यहां से पलायन किए, डरे हुए, और आखिर क्यों चले गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंदर पूरे तरीके से देखिए, आप कमरे के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपको राख नजर आएगा और यहाँ देखिए किस तरीके की आग जली हुई है। यहाँ पे एक दीवार हुआ करता था खिड़की तरह, इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। नीचे ईंट पड़े हुए आपको नजर आएंगे। नीचे देखिए पूरा का पूरा जो राख है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक शेल्फ हुआ करता था, एक अलमीरा थी, देखिए अलमीरा को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है, इसमें भी आग लगा दी गई है। और यहाँ ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो उससे तोड़फोड़ जो है वैसे ही तोड़फोड़ आपको यहाँ भी नजर आएगी। नीचे देखिए कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं, शायद यहाँ से जो कपड़े हैं
वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जूते चप्पल आपको नजर आएंगे यहाँ पे, और पूरे तरह से देखिए यहाँ पे जो प्याज लहसुन जो भी सब्जियां थी सब कुछ यहाँ पर जल के राख हो चुका है। इन सबको जला दिया गया है। ये कमरा देखिए, इस कमरे में भी बिल्कुल उसी तरीके से, चाहे ट्रंक हो, चाहे ये अलमीरा हो, चाहे शेल्फ हो, हर किसी को इसी तरीके से तोड़ा गया है और तोड़कर उसमें आग लगा दिया गया है। और इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान इसीलिए हताश थे, और इसी कारण से ये लोग यहाँ से वापस जो है वो मालदा की तरफ चले गए, अपने जो जिला है उसको छोड़ के दूसरे जिले में जाके शरण लिए। जो मंदिर है, यहाँ जो मूर्तियां छोटी छोटी सी लगाई गई थी घर के बाहर, यहाँ भी देखिए तोड़फोड़ जो है वो किया गया है। इस तरीके से ये आलम है, ये तस्वीर है, और ये उस हिंसा की जो है जिस दिन हुई थी उसकी तस्वीर। ये देखिए अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ भी तो देखिए किस तरीके से जो पलंग है उसके अंदर आग लगा दिया गया, नीचे जो टेबल्स थे उनको आग लगा दिया गया, जो अलमीरे थे उनको आग लगा दिया गया। और ये हर घर की यही तस्वीर है। यहाँ आप चलते जाइए, 1 2 3 4 5 6 तमाम ऐसे घर हैं जहाँ आपको बिल्कुल यही तस्वीर देखने को मिलेगी। अंदर देखिए यहाँ भी तोड़फोड़ जो है वो हुई है, यहाँ भी जो आगजनी है वो हुई है। और नए वक्फ कानून के खिलाफ देखिए मौलानाओं ने धमकी दी और कहा है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो ये बड़ी धमकी दे दी गई है, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को मानने से ही एक तरीके से मना कर दिया है। आपको बता दें कि ऑर्डर पक्ष में नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। मौलाना उमैर के द्वारा कहा गया वक्फ में दखल हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अरशद मदनी ने कहा है, तो सोचिए अरशद मदनी लगातार इसको लेकर के आवाज बुलंद करते रहे। इससे पहले भी सड़कों पर उतरने की धमकी और मुसलमानों को उकसाने वाले कई बयान उनकी तरफ से दिए गए थे। एक बार फिर से जेल भरने की बात कह रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है, हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना। फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है? 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही है ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड के लिए नहीं होगा, हिंदुस्तान के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। और मैं ये नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के न्याय को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। एक तरफ जहां भड़काऊ मौलाना लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है, वहीं दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बोहरा समुदाय के जो मुसलमान हैं उन्होंने मुलाकात करी और प्रधानमंत्री का इस कानून को लाने के लिए धन्यवाद किया। बोहरा समुदाय के जो मुसलमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका पुराना और गहरा रिश्ता है। नए वक्फ कानून में भी बोहरा समुदाय के लिए अलग से बोर्ड का प्रावधान है। ये मांग बोहरा समुदाय की तरफ से काफी वक्त से की जा रही थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। बोहरा समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधन के लिए उनका आभार जताया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये संशोधन समाज के चिर लंबित मांगों में थे, जिसे पूरा कर प्रधानमंत्री ने उनके विश्वास को मजबूत किया है। बोहरा समुदाय के मुस्लिमों से पीएम मोदी का पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। बोहरा समुदाय के बड़े कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करते रहे हैं। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो। ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब।
प्रधानमंत्री मोदी 6 साल पहले से ही वक्फ कानून में संशोधन की बात सोच रहे थे और अब देखिए मुसलमानों में भी जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं उनको कैसे फायदा होगा। नए वक्फ कानून में बोहरा समुदाय के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड का प्रावधान है। बोहरा समुदाय ने कहा है कि ये उनकी पुरानी मांग थी जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया है। और आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई राज्यों में आज के दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया। अलग अलग जगह पर, खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्सेस की तैनाती पहले ही कर दी गई है। वक्फ कानून के पास होने के बाद, कानून बनने लागू होने के बाद ये दूसरा जुमा है और इसलिए पहला जो जुमा था उसमें भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर थी। आज एक बार फिर से कई राज्यों में संवेदनशील इलाकों पर खासतौर पर पैनी नजर है। तो देखिए 11 अप्रैल को पहला जुमा पड़ा, लेकिन उस दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जमकर कोहराम मचाया गया। वहां कई हिंदू परिवारों को टारगेट भी किया गया था। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से, क्योंकि दूसरा जुमा है ये वक्फ कानून लागू होने के बाद, ऐसे में आज फिर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोई अप्रिय स्थिति कहीं पर पैदा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर मोड पर है। तो अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अभी पहले से ही आज फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन जोरों शोरों से तैयारों में जुट गया और बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान इस नाम की घोषणा, उनके नाम की घोषणा सार्वजनिक मंच से करे। तो देखिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। सोर्सेस के हवाले से खबर है, वही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद थे बैठक करने के लिए। और कल भी एक बड़ी बैठक बिहार में हुई थी, पटना में हुई थी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो बीजेपी जहां आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर है, वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने भी उम्मीद जताई है। इस चुनाव में आरजेडी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं और ऐसे में ये चुनावी साल जबरदस्त होने वाला है। जो खबर आ रही है वो यही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री फेस के लिए करीब करीब तेजस्वी यादव का नाम पक्का हो चुका है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन वो ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, ये भी तेजस्वी यादव चाहते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। और नाम का ऐलान सही समय पर हो, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। तेजस्वी यही चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान कांग्रेस करे और साथ ही साथ ताकि एक एकजुटता गठबंधन के दलों के बीच देखी जा सके और सही समय पर ऐलान किया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में करीब करीब सीएम फेस पर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी खुद तेजस्वी चाहते हैं कि इस बात का ऐलान कांग्रेस आलाकमान करे और मौका देखकर किसी बड़े मंच पर इस बात की घोषणा हो। गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। बिहार में अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, लेकिन सियासी पारा हाई है। एनडीए के नेता अब इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि सीएम के नाम पर सिर्फ फुटावल हो रही है। देखिए, महागठबंधन इंडिया जो अलायंस है, इसमें सिर फिटोवल की स्थिति है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरा पर कोई बात नहीं होगा और इसलिए बहुत होशियारी से कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का भार राष्ट्रीय जनता दल के नेता को दे दिया है। पिता परेशान है कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, आज का दिन शुभ होगा राजनीति में या उनके लिए अशुभ होगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी है नहीं, लेकिन तब पर भी बेचैनी है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का कहना है कि हम सभी लोग साथ हैं और इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा है कि बिहार को बर्बादी से बचाना है। इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरी यूनिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ इस बिहार की भलाई के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। बिहार को बर्बादी से बचाना है।
बिहार में इस बार कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की अपील हो रही है, तो वहीं तेजस्वी की हुंकार मुकाबले को जबरदस्त रोचक बना रही है। ऐसे में बीजेपी की भूमिका भी इस चुनाव में सबसे अहम होगी। अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं, एक प्रेमी जोड़ा कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंचा तो वहां बवाल मच गया। वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि जब इस प्रेमी जोड़े के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, वेरीफाई किए गए, तो हैरानी हुई सबको कि कोई ऐसा कानून को चकमा देने के लिए और परिवार वालों को चकमा देने के लिए कर क्या सकता है। आखिरकार है क्या पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक हिंदू युवती को बुर्का पहनाकर एक मुस्लिम युवक शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम युवक ने कोर्ट में एक नोटरी से संपर्क किया और दोनों की शादी करवाने को कहा, लेकिन जब नोटरी ने दस्तावेज में लड़की का नाम पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वकीलों को भी मामले की जानकारी दी गई और देखते ही देखते कोर्ट कैंपस में हड़कंप मच गया। इसी दौरान हिंदू संगठनों को भी मामले की भनक लग गई और जब वो कोर्ट परिसर में पहुंचे तो हिंदू लड़की को बुर्के में देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। फिर लड़की पर एक के बाद एक सवालों की बौछार होने लगी। कोर्ट परिसर में बवाल होता देख मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को छोड़कर मौके से गायब हो गया, जिसके बाद लड़की से उसे फोन करके बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन लड़की के पास युवक का फोन नंबर तक नहीं था। इसके पास लड़के का नंबर नहीं है और ये उससे शादी करने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास नंबर का नहीं लड़के का, किस हिसाब से तुम शादी करोगे? तुम किस हिसाब से शादी करोगे? तुम्हारी रोड पे जाओगी, खो जाओगी, किसको फोन करेगा? इसी दौरान किसी ने पुलिस को भी हंगामे की सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले तो हिंदू लड़की को भीड़ के बीच से निकाला। जिस वक्त पुलिस लड़की को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी किसी ने लड़के को कोर्ट परिसर के पास छिपा हुआ देख लिया और पुलिस को जानकारी दे दी। फिर पुलिस ने हिंदू लड़की के साथ शादी करने पहुंचे मुस्लिम युवक को ढूंढ निकाला और दोनों को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपसे बताते हैं, हावड़ा से खबर सामने आई है जहाँ एक चलती बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदते हुए नजर आए। बड़ी खबर क्योंकि कुछ ही सेकंड में आग इतनी तेजी के साथ फैली कि पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लगा बस मान लो आग की गोली में तब्दील हो गई है। हावड़ा से ये तस्वीरें डराने वाली सामने आई हैं। दरअसल ये बस लंबे रूट की थी और जैसे ही इसने यात्रियों को भरकर अपना सफर शुरू किया, अचानक से लोगों ने चिंगारी देखी और इतने में आग लग गई, जिसके बाद में हड़कंप मच गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। लेकिन ये आग लगी कैसे, उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर बने, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। आग में सुलग रही बस की ये तस्वीरें हावड़ा से सामने आई हैं, जहां कोलकाता से यात्रियों को लेकर पुरुलिया जा रही एक बस में विद्यासागर सेतु के पास आग लगी तो हर तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि जान बचाने के लिए बस में बैठे लोग खिड़कियों से ही कूदकर बाहर आने लगे। ये आग इतनी तेजी से पूरी बस में फैल रही थी कि लोगों के पास अपना सामान तक उठाने की गुंजाइश नहीं बची थी। लोग सामान छोड़कर बस खुद को और अपनों को बस से बाहर निकालना चाहते थे। आनन फानन में आग की खबर लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाना तो शुरू किया, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक लोगों का सामान और बस पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुके थे। चश्मदीदों की माने तो सबसे पहले ये आग बस के पिछले पहिए में भड़की थी, जिसके बाद यात्रियों ने चीखना शुरू किया तो ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए बस को पुल के साइड में लगाया और कुछ ही देर बाद पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है।